गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपकी हिस्ट्री के सेक्शन से, न्यू किंग्स एंड किंगडम। ओके, अभी तक हम इससे पहले वाले चैप्टर में हम इसका बेस पढ़ा था कि 17 to 750 सीई तक क्या क्या चेंजेस आए, तो उनमें कुछ नए किंगडम्स बने। ओके, आपने क्लास 6 में जो लास्ट एम्परर पढ़ा था आपका एंशिएंट इंडिया से, वो था हर्षवर्धन। जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई, आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन, तो जो इतना बड़ा एम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया ना, धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया। ओके, न्यू न्यू एम्पायर्स बनने स्टार्ट हो गए। ओके, रीजन जो था हर्षवर्धन के एम्पायर की डिक्लिनेशन थी कि जो उनके बाद जो उनके हायर्स थे, यानी कि उनके जो वारिस थे, जो उनके बाद जो राजा बने उनके बच्चे, वो प्रॉपरली इतने बड़े एम्पायर को प्रॉपरली रूल नहीं कर पाए। ओके, हर्षवर्धन की अपनी स्ट्रैटेजी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका अलग पॉलिसीज थी, उन पर उसको वो अच्छे से रेगुलेशन नहीं कर पाए। एज ए रिजल्ट हुआ क्या कि जो लोकल लीडर्स, जैसे जो उनके मंत्री थे, है ना, जो दूसरी जगह पे एक बहुत वास्ट एरिया को आप एक जगह से रूल नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, आप अपने जो भरोसेमंद मंत्री होते हैं, आपके फैमिली के पीपल्स होते हैं, उनको हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में कि अपने फैमिली मेंबर्स की किसी पर्सन को किसी पोर्शन का हेड बना दिया ना, किसी अपने इतने बड़े किंगडम में किसी पोर्शन का हेड बना देना। सेम वही चीज़ यहाँ हुई। उनके जो मंत्री थे उन्होंने अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया। एज ए रिजल्ट जो किंग हर्षवर्धन का जो एम्पायर था, उसके बाद जब उनके बच्चों ने उसको संभाला तो धीरे धीरे डेक्लिनेशन पे आ गया। एट लास्ट ये हुआ कि पूरी तरीके से वो मीन्स एक डिक्लिनेशन हो गया, और किंग हर्षवर्धन का जो वो था, उनके जो बच्चे थे वो प्रॉपरली रूल नहीं कर पाए और उनका एम्पायर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारी डायनेस्टीज आई। आप आगे जाके अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ोगे, मुगल डायनेस्टी पढ़ोगे। ओके, मुगल डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा रूल करा। दिल्ली सल्तनत में काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। ओके, तो आज इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि 8th सेंचुरीज में कैसे न्यू डायनेस्टीज इमर्ज होना स्टार्ट हुई है। ओके, सो पेज नंबर 12 पर हाउ डिड द न्यू डायनेस्टीज इमर्ज, ये न्यू डायनेस्टीज इमर्ज कैसे हुई। तो बच्चों होता क्या था कि जब जो बड़े बड़े रूलर्स थे, उनके जो एम्पायर्स, उनके किंगडम्स में जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, है ना, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार। ओके, वो जब थे तो उनके पास काफ़ी पैसा था, तो जो ये रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, इन जमींदार्स को सर्टेन पोर्शन, सर्टेन एरियाज दे देते थे, जहाँ पर जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करना होता है, एक तरीके से वो उनके लोकल रूलर्स होते थे, जमींदार। तो हुआ क्या कि जब धीरे धीरे जब इन लैंडलॉर्ड्स का वर्चस्व बढ़ने लगा, ओके, इनके पावर्स बनने लग गए, तो इनको सब ऑर्डिनेट्स या फिर समानतास का नाम देना स्टार्ट कर दिया इन जमींदार्स को। पर फिर धीरे धीरे इन जमींदार्स ने अपना एरिया बढ़ाते गए और अपने पावर किंग पर बढ़ाते गए, और एज ए रिजल्ट उन्होंने खुद को एज एन इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर लिया। तो अब जो ये समानतास थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग पहले तो वो लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े जमींदार थे ये, तो अब इन्होंने क्या करना है, समानतास ने क्या करा, इन्होंने मिलिट्री जो होती है वो राजा को देना स्टार्ट कर दिया, मिलिट्री पावर राजा को देना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि हथियार देना, अपने ट्रेन के पर्सन्स राजा की फौज में भेज देना। तो ऐसे ऐसे करते करते ये लोग काफ़ी पावरफुल बनते गए। और फिर इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सिर्फ सोचा कि मैं जब इतना अमीर हूँ, मीन्स मेरा जितनी पावर है, मेरे पास आर्मीज हैं, मैं राजा को आर्मी सप्लाई करता हूँ, उनको हथियार सप्लाई करता हूँ, उनको फंड्स प्रोवाइड करता हूँ, तो क्यों ना हम ही खुद रूल करें। ओके, फिर इन्होंने क्या करा, अपने आप को एज ए इंडिपेंडेंट रूलर उस जो पर्टिकुलर एरिया में दे रखा था वहाँ पर उन्होंने घोषित कर लिया, जहाँ पर उन्होंने अपना जो समानतास वाली जो पोजीशन थी उसको या तो महासमानतास या फिर महामंडलेश्वर नाम से ये लोग अपने आप को बुलवाने लगे। मतलब कि जिस भी सर्कल या जिस भी रीजन के वो किंग या फिर लॉर्ड, भगवान। ओके, अब उसके एग्जाम्पल आपकी बुक में है राष्ट्रकूटास, जो कि राष्ट्रकूटास जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने उसको मैपिंग के थ्रू हमने देखा था, राष्ट्रकूटास मीन्स चैप्टर 1 में राष्ट्रकूटास के बारे में। तो राष्ट्रकूटास जो थे वो भी एक सब ऑर्डिनेट थे चालुक्य डायनेस्टी में। ओके, चालुक्य के राजा के अंडर में वो भी एक सब ऑर्डिनेट से समानतास ही थे। बट हुआ क्या कि जो राष्ट्रकूटा के जो चीफ थे दंती दुर्ग,
जो उस आर्मी के चीफ थे राष्ट्रकूटास के, उन्होंने राजा को हरा दिया, चालुक्य को हरा कर खुद को एज राजाधिराज और घोषित कर लिया गया इन 1753। ओके, इसका एविडेंस हमें इंस्क्रिप्शन से मिलता है। एलोरास की जो केव्स हैं वहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन से मिलता है कि दांत्यदुर्ग जो कि समांतास थे, सब ऑर्डिनेट थे, उन्होंने चालुक्य के राजा को हराकर और राष्ट्रकूटा की जो किंगडम की नींव रखी थी, वो पहले रूलर थे और उन्होंने खुद को एज ए राजाधिराज या फिर परमेश्वर अपने नाम के साथ ये उपाधि घोषित करवाई थी। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज इसमें ये थी कि दांत्यदुर्ग जो थे वो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे। पहले क्या होता था, जो राजा बनते थे वो क्षत्रिय राजपूत ये लोग राजा बनते थे। ओके, बट दांत्यदुर्ग एक क्षत्रिय नहीं थी, वह नॉन क्षत्रिय। ओके, तो इसके लिए उन्होंने एक यज्ञ किया था हिरण्यगर्भ महादान उज्जैन में, which mentions in the inscription at Sajan in Gujarat. Hiranyagarbha, which means the golden womb, was a ritual performed with the help of Brahmins. The ruler who performed the ritual was thought to have taken birth again as a Kshatriya, even if he was not born by the birth. तो उस समय दांत्यदुर्ग ने अपने लिए हिरण्यगर्भ महादान उज्जैन में एक रिचुअल करवाया था, जिसका कि ये मान्यता थी कि अगर आप ये जो भी रिचुअल है हिरण्यगर्भ महादान कि अगर ये आपने रिचुअल कर लिया तो आपका वापस जन्म होता है एज क्षत्रिय। ओके, ये ब्राह्मण्स के थ्रू उन्होंने करवाया था। कहाँ करवाया था उन्होंने? उज्जैन में। अब ये इवेंट जो था ये काफी ज्यादा इंफ्लुएंशियल था या फिर काफी ज्यादा इस इवेंट की इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि यहाँ पर वो एक माइथ था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया कि एक क्षत्रिय ही कभी राजा बन सकता है। यहाँ से पीपल से सोचने लगे कि जब दांत्यदुर्ग एक नॉन क्षत्रिय होकर भी राजा बन सकता है तो क्यों ना जो लोकल जो अदर समानता थे, सब ऑर्डिनेट्स थे, वो क्यों नहीं राजा बन सकते। तो ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे कि मयूर आश्रमन एंड हरिश्चंद्र, who were Brahmins by the birth, used their military skills to successfully establish the Kadamba dynasty in the present day Karnataka and Gujarat, and Gurjarat Pratihara dynasty in the present day Rajasthan respectively. ऐसे ही मयूर आश्रमन जो थे उन्होंने कादम्ब डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में कर्नाटका में है। अब वो बाय बर्थ ब्राह्मण थे, क्षत्रिय नहीं थे। ओके, दांत्यदुर्ग को देख के उन्होंने भी अपने मिलिट्री स्किल्स को बढ़ाकर कादम्ब डायनेस्टी को नींव रखी थी। इसके साथ साथ हरिश्चंद्र नाम के एक ब्राह्मण थे, वो भी उन्होंने भी अपने मिलिट्री स्किल्स बढ़ा के उन्होंने गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी की नींव रखी थी। एज ए प्रेजेंट डे उसको हम राजस्थान के नाम से जानते थे। अब आपको क्लियर हो गया होगा समानतास कौन थे, लोकल रूलर्स या फिर लैंडलॉर्ड्स जिनके पास पैसा पावर था। ओके, वो लोग एक पर्टिकुलर उनको रीजन दे दिया जाता था, वो लोग वहाँ पे रूल करते थे। राजा था, उनको पर्टिकुलर दे दिया, उसके बदले वो रेवेन्यू ले लेता था। बट सिंस समानतास की पावर बढ़ती गई, वो साथ के साथ अब मिलिट्री फोर्सेस पावर राजा को देने लगा था, तो उसने खुद को वही पावर अपने इस्तेमाल करी और खुद ही वो पावरफुल इतना बन गया और उसने अपने आप का एज इंडिपेंडेंट किंग या राजा उस रीजन का घोषित कर लिया। अब व्हाट वर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ न्यू डायनेस्टी, क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं न्यू डायनेस्टी के। ओके, जब न्यू डायनेस्टी फॉर्म हुई तो किसी भी डायनेस्टी या फिर किसी भी राजा को अपने अगर किंगडम को अच्छे से चलाना है तो उसके पास पैसा होना जरूरी है। अब ये पैसा वो कहाँ से जनरेट करेगा? इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। ओके, आपकी बुक में पेज नंबर 13 में एक एक्टिविटी है, एक नॉर्मल आपकी एक्टिविटी आपने भी डे टू डे लाइफ में देखा हो। जब आप कभी अदर सिटीज़ में गए होंगे, इंदौर, भोपाल, बाय रोड अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे आपको टोल टैक्स, आपका टोल नाम का या टोल टैक्स जो गेट होता है वहाँ आपने देखा होगा। आपके पेरेंट्स ने अब अगर 4 व्हीलर से गए हो तो आपके पेरेंट्स ने वहाँ पर रिसिप्ट कटवाई होगी, तो वो एक टैक्स पे करते हैं। रीज़न होता है कि उस रोड को बनाने में एज वेल एज उसको मेंटेन करने में जो खर्च आता है वो हमसे वसूलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम उस रोड को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा एक तरीके से ड्यूटी बनती है कि हम उसके लिए उसके लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन टैक्स पे करें, ताकि उस रोड की बिल्डिंग कॉस्ट जो उसको बनाने में जो कॉस्ट चाहिए एज वेल एज जिसको मेंटेन करने में कॉस्ट आ रही है वो मैनेज हो सके। तो सेम यही चीज़ हमारे एंशिएंट इंडिया से भी चलती आ रही है।
Raising money through tax is most important part of a managing kingdom. In fact, no kingdom or country can survive without taxes. और ये बात पूरी सही है कि बिना टैक्स लिए कोई भी कंट्री उभर नहीं सकती है, इमर्ज नहीं हो सकती है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती है। ओके, आज भी हम जानते हैं, आज भी हम टैक्स पे करते हैं, वेरियस टैक्स पे करते हैं, सर्विस टैक्स है, इनकम टैक्स है, आप गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस आप पे करते हो। However, collecting tax from all people of a large kingdom and maintaining its record must have been a challenge in the past since there were no modern means of transportation and no paper to make an official record of the collection. हालांकि आज के मॉडर्न टाइम में आप आजकल डिजिटली आप टैक्स पे कर सकते हो, आजकल हर चीज़ आपके पास रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो, बट एंशिएंट टाइम में जब पेपर नहीं था, कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, तो उस समय टैक्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने में काफ़ी परेशानी आती होगी। तो वही हम अभी पढ़ेंगे कैसे किंगडम से टैक्सेस को लेते थे, उसको कैसे मैनेज करते थे, उसको कैसे रिकॉर्ड करते थे। अब टैक्स जो थे वो कौन कलेक्ट करता था? रिवेन्यू के जो ऑफिशियल्स होते थे, जो रिवेन्यू ऑफिशियल्स थे जिनको कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगाया जाता था, वो लोग करते थे। अब ये ऑफिशियल्स कौन होते थे? जो कि या तो अच्छी रॉयल फैमिलीज में से होते होंगे या उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई एक पर्सन ऐसा रहता था जो कि ये रिवेन्यू ऑफिसर बनता था, है ना। क्लोज रिलेटिव हो गया किंग का, ओके, या फिर कोई रॉयल फैमिली का कोई पर्सन हो गया, वो लोग होते थे। पीपल जो टैक्सेस जो पे करते थे उस समय व्यापारी हुआ करते थे, भले कोई रोड बनाता, उस समय जो टैक्स लेने की जो नियम था वो बहुत अलग था। आप अगर कोई सड़क यूज़ कर रहे हो उसका भी आपको टैक्स पे करना होगा। मीन्स लाइक अभी तो हम बाई कार आप ऐसे रहते कि बहुत सारे ऐसी कम रोड होंगी, बहुत कम ऐसी जो नेशनल हाईवे होते हैं वहीं पे टोल टैक्स या टोल नाका होता है। हर रोड पे आप जाने के आप टैक्स पे नहीं करते हो, बट एंशिएंट टाइम में ऐसा था कि हर रोड जिस भी रोड पे जाते थे वहाँ पर आपको टैक्स पे करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं, है ना, आप अपना घर बनवा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना, अपने घरों की छतें डलवा रहे हैं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आप अगर पेड़ पे चढ़ रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको अपने घर के आसपास कुआं खुदवाना है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ टैक्स इन आवर एंशिएंट इंडिया। तो उसी में से एक इंस्क्रिप्शन में, चोला किंगडम्स की इंस्क्रिप्शन में एक टैक्स का मेंशन किया गया, वैती एंड कादमी। ओके, वैती एक ऐसा फॉर्म ऑफ टैक्स था जहाँ पे लेबर्स को फोर्स किया जाता था, है ना, कि आप हमारे जैसे बड़े बड़े किंग्स होते, रूलर्स होते, आप हमारे जो खेत हैं या जो भी एज ए लेबर वर्क आप कीजिए फॉर फ्री, है ना। ये भी एक टाइप का टैक्स पे करवाने का उनका तरीका था। ऐसे लेबर जो कि टैक्स पे नहीं कर सकते थे उनको फोर्सफुली मजदूरी करवाते थे और उनसे वो व्यक्ति नाम का टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ऐसा टैक्स जहाँ पे फोर्सफुली काम करवा कर और उनको पैसा नहीं जाता था, उसके काम के बदले वो हो गया कि आपने इतना टैक्स पे कर दिया। वो उनके एज ए लेबरर काम करवाते थे, एज इन द फील्ड में काम करवा सकते हैं जैसी वो चाहे। उसके बाद जो आता है कादम्बी। ओके, हालांकि जो उसमें जो काम करवाते थे वो ऐसा नहीं थी सिर्फ खेतों में करवाते थे, वो फार्मिंग भी करवाते थे, रोड बनवाने के काम में और भी अदर जगह महल बनाना है, पैलेसेस बनाना है, फोर्ट्स बनाना है, उन सब में लेबर वर्क लिया जाता था। इनके बदले उनको पे नहीं किया जाता था, वही इनका जो उन्होंने मजदूरी करी वही उनका टैक्स कहलाता था। फिर आता है कादम्बी जो होता था वो जितना भी टैक्स जो कि ज़मीन पे लिया जाता था, जो कि फार्मर्स थे या फिर जो पीपल्स थे जिन्होंने ज़मीनों पे घर बना रखा था, तो उसका उन्होंने एज ए लैंड टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको कादम्बी नाम से जाना जाता था। ओके, अब इस टैक्स को कलेक्ट करने का कारण ये होता था कि जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके किंग्स, अपनी बिल्डिंग अपना खुद का पैलेस बनवाते थे, टेम्पल्स बनवाते थे, अपने मिलिट्री को सिक्योर करते थे। इन सारे खर्चों पर या फिर अपनी प्रजा को एक तरीके से प्रॉपर वे में चलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था। हालांकि टैक्स कलेक्ट करने का मेन मोटिव पैलेसेस, टेम्पल्स, रोड्स बनाना, ओके, और अपने मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता था। इसी में एक लैंड ग्रांट का आपको एग्जाम्पल है, टॉपिक है, द किंग ऑफन गिव लैंड ग्रांट टू ब्राह्मण्स, हिंदू टेम्पल्स एंड फॉर कम्युनिटी सर्विस। The Chola and the Pandya inscription between the 10th and 13th century mention devdans being granted to Hindu temples. Devdans were land gifted to the Hindu peoples. लैंड ग्रांट से एक टाइप का ऐसा होता था कि जो बड़े बड़े जो राजा होते थे वो ब्राह्मण्स को ज़मीन दान में दे दिया करते थे। उस पर आपको टेम्पल बनाना है या फिर कम्युनिटी की जो भी सर्विसेज हो
उसके लिए। इसका सबूत हमें चोलास और पांड्यास की जो इंस्क्रिप्शन है 10th 13th सेंचुरी में, वहाँ पर देवदाना में ये इसका मेंशन है। एक हिंदू टेम्पल है, वहाँ पर मेंशन है कि ये जो देवदाना जो मंदिर बना हुआ है ये उसी मंदिर पे बना, ये उसी ज़मीन पे बना हुआ है जहाँ पर चोलास और पांड्यास जो राजा थे उन्होंने ये लैंड ब्राह्मण्स को एज ए गिफ्ट की थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हिंदू टेम्पल। द लैंड ग्राउंड्स वर रिकॉर्डेड ऑन अ कॉपर प्लेट। अब उस समय पेपर तो नहीं था, तो कॉपर की प्लेट्स होती थी, ओके, तांबे की, मतलब तांबे की प्लेट्स होती थी, उस पर वो लोग रिकॉर्ड से लोग मेंशन किया करते थे। विच वर गिवन टू द पीपल हु रिसीव्ड द लैंड। 86 कॉपर प्लेट विद इंस्क्रिप्शन बोथ इन तमिल एंड संस्कृत हैव फाउंड एट थिरुवेंडालर। क्या हुआ कि जो चोलास और पांड्यास ने जो ये लैंड ग्रांट्स को कमीशन किया गया था उसके कुछ सबूत मिले थे। कॉपर प्लेट्स ऐसी कितनी 86 कॉपर प्लेट्स मिली थी जो कि बहुत तमिल और संस्कृत में लिखी हुई थी, ओके। कहाँ पे पाई गई थी? was found at Trivandrum in Tamil Nadu. This copper plate that date back to the times of Chola king Rajadhiraj I and Rajendra II, and inform us that the land was granted to Brahman well versed in Vedas and Shastras. Land was donated for community service as well. अब इन 86 कॉपर प्लेट को जब स्टडी किया जाए तमिल और संस्कृत में, तो वहाँ पे ये पाया गया कि जो राजाधिराज फर्स्ट थे चोलास किंगडम के और राजेंद्र सेकंड जो थे उन्होंने ये लैंड्स दान में दिए थे ब्राह्मण्स को, ओके, जो कि वेद में और शस्त्र में काफ़ी अच्छे थे, उनको ये लैंड दान पे दिया था। और कुछ लैंड्स ऐसे थे जो कि कम्युनिटी सर्विसेज के लिए दान किया था, ओके। अभी आप आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रहस्तीस के बारे में पढ़ेंगे, प्रहस्तीस क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।